9 घंटा 10 घंटा पता नहीं चलता आप कहाँ आपका खत्म हो जाता है। तो वो जो मेरे साथ हुआ था कि 12-14 आवर्स तक मैं बैठा रहता था। जब मैं आई सेड ना कि मैं एक टाइम तक कमोडिटी करेंसी सब कुछ कर रहा था, रात के 12:30-1 बजे तक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर सुबह बैठ गया, फिर रात तक बैठा ही हुआ हूँ एक ही जगह। तो उससे मेरी फिजिकली बहुत हैम्पर हुआ मैं, तो उसको मैं फोकस नहीं किया था कभी हेल्थ को। प्लस देन अगेन कुछ जो अपने इंटरनल इश्यूज थे फैमिली के, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो इट वाज लाइक ऑल राउंड से सब जगह से मुझे बस प्रॉब्लम्स ही लग रही थी कि कुछ है नहीं करने के लिए। तभी मैंने फिर सब कुछ बंद करने का सोच लिया था एक टाइम कि मैं कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा एंड दैट्स इट। तो ये सारे के बीच में पर्सनल ट्रेडिंग ठीक जा रही थी या उसमें भी कुछ ऊंचा नीचे हो रहा तो था? थोड़ा बहुत अप डाउन तो चालू हो जाएगा व्हेन यू आर नॉट मेंटली फिजिकली किसी तरीके से फिट नहीं हो, तो हैम्पर तो सर होगा। अगर आप, क्योंकि जहां आपके डिसीजन मेकिंग्स में इन सब चीजों में तो आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फोकस तो सर थोड़ा सा डिविएट हो ही जाता है। तो इनिशियल बीच में जो 2-3 साल आए थे वो इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू सर्वाइव, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर था, मेरे पास आई डिडंट फोकस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट कि मैं कुछ और करता कभी। बट दैट वाज आल्सो अ फेज व्हिच आई सर्वाइव्ड। वो 2-3 साल मैंने बहुत तो मुश्किल से सर्वाइव किए अपने साथ, लेकिन हाँ ठीक है, निकल गया तो आगे भी आगे। तो तो कभी ऐसा रिग्रेट किया क्या कि ये फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते तो कुछ अच्छा ही रहता थोड़ा? लुकिंग बैक नहीं, अब नहीं करता। जब प्रॉब्लम्स थी तो लग रहा था कि क्यों कर रहा हूँ, कुछ और ही करता, कहीं जॉब ही कर लेता, चुपचाप जाता शांतिपूर्वक, सैलरी लेता, बैठा रहता चुपचाप। बट नाउ लुकिंग बैक आई डोंट थिंक ओके। कि आई वुड रिग्रेट। तो ये स्पाइन की वजह से फिर यू गेन लॉट ऑफ वेट हाँ, आल्सो? आई वेड अराउंड 128 kg इन 2016। मैंने शायद थोड़े दिन पहले अपनी पिक शेयर भी की थी कि इन 2016 आई वाज वेइंग हम्म। 128 प्लस इवन। मैंने उसके बाद एक्चुअली मैंने वेट और करना छोड़ दिया था कि आई वाज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ ओनली कि मैं इतना मोटा हो चुका हूँ। क्योंकि सर अगर इफ यू आर स्पेंडिंग 4 to 6 months ऑन बेड विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, एंड आई वाज ऑन हैवी मेडिसिन, स्टेरॉइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो सर एक कहीं ना कहीं आपको तो फिर फिजिकल तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में चेंजेस तो आ ही जाएंगे। तो तो वो मैंने, फिर 120 से फिर शुरू हुआ, डाउनहिल जर्नी शुरू हुई हाँ कि सर नहीं? वो मैंने फिर अपना एक एसएल लिया कि मुझे अब टारगेट लेना नीचे का, शॉर्ट करना अपने आप को। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, एंड क्योंकि बीइंग अ स्पाइन पेशेंट तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं करने को। मैंने 10 दिन जिम भी गया था, लेकिन जिम जाने के बाद फिर 1.5 महीना ऑन बेड आ गया था क्योंकि मेरे बैक पेन से स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जिम भी कैंसल आउट करना पड़ गया था ऑप्शन। देन आई वाज लेफ्ट ओनली विद वन ऑप्शन, दैट वाज वॉकिंग। जॉगिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट देगा मुझे स्पाइन पे। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद लाइक 2 किलोमीटर अ डे। धीरे धीरे वॉकिंग चालू की, स्केल अप करते गए। नाउ राइट नाउ आई एम वॉकिंग, आज भी मेरा 365 डेज अ वीक ईयर मैं वॉक करता ही करता हूँ। चाहे जितनी ठंड हो, बारिश हो रही हो, गर्मी हो रही हो, 0 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, इट डजेंट मैटर, मैं वॉक करता हूँ। एंड लाइक आई एम वॉकिंग मिनिमम 14 to 15 किलोमीटर पर डे ऑन एन एवरेज। 14 to 15 किलोमीटर मतलब हजरतगंज से आर्मी पब्लिक स्कूल तक आप हाँ पैदल सर चले रोज जाते हो? अप डाउन। वापस आया था? हाँ, ओके। हाँ नॉट इन द सिंगल स्ट्रेच, क्योंकि मैं स्पाइन की इश्यूज की वजह से मैं ज्यादा एक साथ नहीं वॉक करता। लाइक मैं 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के लैब्स बना लेता हूँ, मॉर्निंग किया, फिर शाम को किया, फिर रात को थोड़ा सा कर लिया। लेकिन मैंने एक टारगेट रखा हुआ है, मोबाइल ऐप्स तो आज के इतने फीचर्स हैं कि मुझे ये रोज इतना टारगेट मुझे अपना अचीव करना ही करना वॉकिंग का। तो आज भी मैं वॉकिंग करता हूँ टू मेंटेन माय लिटिल बिट ऑफ वेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी जो भी बॉडी के मेंटेन रखने के लिए आई वॉक डेली। थोड़ा बहुत फिजिक अपने बॉडी को फिजिकली अपने आप को फिट रखना पड़ता है। डाइट कंट्रोल एंड वॉकिंग, दैट्स इट। मैंने सिर्फ दो ही काम किए, एंड इन 2 years, it took 2 years, I was down by more than 40 plus kgs. 40 kgs? आई केम डाउन टू 84 समथिंग में आ गया था फ्रॉम 128 प्लस। और डाइट में क्या किया? डाइट में सर वही ऑयल फ्री फूड्स कर दिया, फ्रूट्स खाओ, लाइक
फ्रूट्स हो गए, बॉइल्ड लौकी हो गई जो कोई पसंद नहीं करता पकी हुई, मैं बॉइल्ड खा रहा था लौकी, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स, मतलब हर चीज बॉइल्ड हो गई थी, तेल तो खत्म कर दिया था जिंदगी से। एंड इडली ओके। हो गई जो स्टीम्ड में पकी हुई, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट नॉट कुक्ड इन ऑयल। जो भी हेल्दी ऑप्शन था मैं बस उस पे आ गया था, एंड वॉकिंग, दैट्स इट। तो फिर बटर चिकन वगैरह कैसे बनाते हैं? अब सब वो बस बनाते ही हैं, सब चखते नहीं है। बनाता तो मैं अच्छा। अभी भी ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे ही हूँ, चिकन एंड ऑल दोस मैं अपने बेटे के लिए बनाता हूँ नॉनवेज, एंड हफ्ते में 2 से 3 बार पकाता हूँ, लेकिन अब खाता नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट फ्रीक्वेंट नाउ इन दोज ईटिंग्स। हाँ, अब थोड़ा सा लीवेज ले लिया कि आफ्टर इतने साल की वो कहते हैं तपस्या के बाद वंस अ मंथ आई कर लेता हूँ अपने आप को एंजॉय कुछ फूडिंग, लेकिन वंस अ मंथ, बट रेस्ट ऑफ द ईयर स्टिल आई एम डूइंग सेम। आज भी मैं सिर्फ ओट्स, बॉइल्ड फूड, ये सब खाता हूँ बस। आज भी मैंने अपने डाइट में कोई राइट। मेजर चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया है वंस इन अ वाइल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी कोई मेजर चेंज नहीं किया अपनी फूडिंग पे, एंड अपने वर्कआउट्स पे अभी वही मेंटेन किया हुआ है। मतलब हमें कितनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है कई बार हाँ, ये किसी को पता नहीं अपना। चलता, ये पता चलता ही 8-10 साल बाद है। मेरे मेरे डैड कहते हैं कि जवानी में इंसान सेहत गलाता है पैसे कमाने के लिए, और फिर बुढ़ापे में पैसे गलाता है सेहत कमाने के लिए। प्रिसाइसली 100% आपने मेरे को बहुत बढ़िया बात बताई है। तो शायद हम मेरे को भी एक दो प्रॉब्लम हो गई थी, तो आई कैन से कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। हाँ प्रॉफिट भी जल्दी जल्दी आता है और शायद बुढ़ापा भी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। हाँ सर, इन एट द एज ऑफ 32-33 मेरी 40% बियर्ड वाइट हो चुकी है। तो इतना तो फिर आपने ये इतने दिन की एक तरह के वनवास के बाद दोबारा सोशल मीडिया में कदम रखा, काफी लेट रखा अगर आप 2018 बोल रहे हो, जबकि आपके 2012 में ही 1000 फॉलोअर्स थे और पेड मेंबर्स थे। तो फिर ये दोबारा आने का आइडिया कैसे आया कि यार चलो मैं भी आता हूँ 2018 में? 2018 भी नहीं सर, मे बी आई थिंक आई वुड से 2019 में आया था मैं। वो मेरे बताया था, लाइक आई मेड वेरी सम वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक बहुत लोग उनको जानते भी होंगे, जिनको मैं बहुत क्या कहते हैं ना, बिलवर्ड फ्रेंड कहूंगा जिनको, चार्ट बैंक एमवी के नाम से हैं। कौन कौन चार्ट कौन? बैंक अंडरस्कोर एमवी मुरुगेश। वो अच्छा, वो मैं नहीं ट्विटर पे जानता। इतने नहीं है, सब अच्छा। टेलीग्राम पे ही है, ही इज हैविंग ऑलमोस्ट 40,000 फॉलोअर्स। सो अच्छा। वो अच्छा। मैं 2008 से मेरे वेबसाइट पे थे, उनसे मेरा इंटरेक्शन था, वो बहुत मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो ही सेड लाइक कि आ जाओ, थोड़ा आना चाहिए आपको भी वापस, थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होना चाहिए आपको वापस। मैं चलो लेट्स गिव इट अ थॉट। लाइक मैं थोड़ा फिजिकली फिट तो सर, वो कहते हैं ना जब मन चंगा तो सब कुछ, इट्स फील्स एवरीथिंग गुड। सो 2018 से आई वाज फिजिकली फिट, वेट कम हो गया, ट्रेडिंग तो ठीक है, सब कुछ अच्छा था वापस, मेंटली आई वाज फ्री, जो भी पर्सनल इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए। सो आई वाज गुड, फीलिंग गुड, तो मैंने कहा चलो आओ आते हैं। देन आई स्टार्टेड माय अकाउंट बैक, चलो देखें क्या है सोशल मीडिया पे आजकल। और जब ट्विटर पे आया था 2019 में, तो आई वाज लाइक ये तो पूरी दुनिया चेंज है, यहाँ तो एक पैरेलल मल्टीवर्स चल रहा है ट्विटर पे तो, ट्रेडिंग का। या तो फिर मतलब आके इन लोगों को कैसे जाने आप, अर्जुन भाटिया को या संकल्प को, ये जितने भी सब लोग वो आप? म्यूचुअल ऐसी इंटरेक्शंस होती गई, ऐसा कोई इतना नहीं ओके। था। काफी फ्रेंड्स बनाए मैंने यहाँ पे, संकल्प भाई से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई। मैं तो उनसे कहता, मैंने तो उनको लिए एक वर्ड बनाया था फॉर अ मूवी कि यू आर लाइक मोर देन अ ब्रदर लेस देन अ वाइफ। क्या मैं उनको बात तो है। कहता ही था एक बार। तो एंड आई गॉट इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल, अर्जुन भाटिया हो गए, हमारे उत्कर्ष भाई हो गए, मानस भाई हो गए, अर्पित भाई हो गए, इन सब से इंटरेक्शन हुआ। एंड एक कॉमन फैक्टर भी था ट्रेडिंग, और बाकियों के साथ कॉमन फैक्टर था वीडियो गेम्स। जैसे संकल्प भाई हो गए, हमारे अर्पित भाई हो गए, हम सब साथ में पबजी खेलते हैं। तो ये एक्चुअली ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं, जब मैंने 20,000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए, 30,000 कंप्लीट किए, अभी 40,000 कंप्लीट कर लिए, तो एक ना एक बंदा जरूर आके पूछता है कमेंट में कि ये फॉलोअर का क्या करोगे, अचार डालोगे, या क्या फॉलोअर बढ़ाने से पैसे मिलते हैं? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब मेरे 20-30 फॉलोअर थे ना, तो अगर मैं किसी को डीएम भी करता था तो किसी का जवाब नहीं आता था। फैक्ट ऑफ लाइफ है।
इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। अगर आप किसी के 10,000 फॉलोअर हैं, उसको आप डीएम करोगे, उसके बाद पता नहीं कितने डीएम आ रहे होंगे, वो जवाब देगा नहीं देगा। जब आपकी एक फॉलोइंग बन जाती है, जब आप रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हो, लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोगों को एक आपका एक रेज्यूमे बन जाता है, एक आपका कैरिकेचर बन जाता है लोगों के दिमाग में कि आप हो कौन, आप कैसे हो। जबकि लोगों ने तो मेरी फोटो भी नहीं देखी है, लेकिन एक दिमाग में बन जाता है कि ये बंदा कैसा है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है भी कि नहीं है। बहुत लोग उल्टा भी सोचते होंगे कि चलो ये तो बेवकूफ है, बट एक दिमाग में बन जाता है। तो उससे फिर आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट बहुत इजीली कर पाते हो। मतलब मैं तो मतलब 100 से ऊपर लोगों से मैंने बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया, मतलब घंटों घंटों फोन पे बात करी, जो कि तभी पॉसिबल हो पाया जब लोगों ने मुझे जाना, और जान तभी पाए जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है शायद नेटवर्किंग जो है, जो लिंक्डइन में नहीं होती है या किसी और मीडियम में नहीं होती है। ट्विटर का ये यूनिक फीचर है कि ये आपको एक बहुत यूनिक नेटवर्किंग कराता है, जो आपके लाइक माइंडेड पीपल है। जैसे मैं आपसे मिला तो इसीलिए मिल पाया क्योंकि शायद हम लोग दोनों ट्विटर पे थे और एक्टिव थे। हाँ तो संकल्प के साथ फिर आपने कुछ पार्टनरशिप भी करी। हाँ सर, वी स्टार्टेड ऑफ विद बिजनेस। हमने वो इंडिकेटर के बेस में रखा था थोड़े टाइम के लिए, बट हम दोनों अपने अपने काम में ऑक्यूपाइड थे, तो फिर ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं किया हम लोगों ने। हम्म। तो बाकी हम लोग एडजस्ट, हम लोग ब्रदरहुड पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम सर, हर चीज। और उसके बाद फिर अभी जैसे मैं देखता हूँ ना, आपका टेलीग्राम चैनल भी देखता हूँ, तो आप फ्रीक्वेंटली वेबिनार वगैरह करते जी हो। जी। तो उसमें लाइक क्या थॉट प्रोसेस रहता है? हाँ सर, मैंने लास्ट इस साल से ही शुरू किया था। लाइक आई थॉट ऑफ पब्लिशिंग माय इंडिकेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड टेकिंग वेबिनार्स, जो एंड विच आई जिसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता कभी। सिंस अप्रैल में, लाइक एवरी मंथ में 2 से 3 वेबिनार्स कर रहा हूँ, सिखाता हूँ ट्रेडिंग। मेरा व्यू कि चलो थोड़ा पे बैक करना चाहिए सोसाइटी को, कि उनको सिखाएं ट्रेडिंग। अगर किसी को आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अगर कोई 100 बंदा भी कोई परमानेंट फुल टाइम ट्रेडर बन जाए, तो इट वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो मैं वही, मेरा थॉट प्रोसेस यही है सर, कि जितना ट्रेडिंग हाइप्ड है कि ये टफ है, ये ऐसी जगह, ये वैसी जगह है, उसको थोड़ा ईज करना चाहिए, कि इतना भी ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ट्रेडर्स मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मैं तो ये कहता हूँ। तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज, बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, एंड हाउ टू कोप अप विद ट्रेडिंग। मैं तो बस यही उस पर फोकस करता हूँ। एंड जो मैं आज भी इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ, आई पब्लिश्ड इट ऑन ट्विटर, सॉरी पार्डन, टेलीग्राम, उसमें ट्रेडिंग व्यू पे मैंने पब्लिश किया हुआ है, और मैं उसी की बेस पे सबको सिखाता हूँ कि हाँ, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, जो बेसिक चीजें होती हैं। तो मैं उस पर ही फोकस करके वीकेंड्स वेबिनार्स करता हूँ, ताकि कुछ क्वेरी सॉल्व करूँ, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होता है तो उसमें कुछ पर्सनल गेन भी होता है, मैं तो ये कहता हूँ। आप कुछ किसी से मैं 2 चीजें पूछता है, कोई मुझसे कोई क्वेरी करता है, तो मेरे नॉलेज में भी कोई नई चीज आ जाती है कभी, कि हाँ इसको भी ये सॉल्व करना है। तो इट्स लाइक क्लैपिंग विद, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मेरा भी कुछ ना कुछ कभी कभी गेन होता है व्हेन आई इंटरेक्ट विद न्यूबीज। मैं भी कुछ नई चीजें सीख के ही बाहर आता हूँ कभी कभार। तो मेरा एक इंटरेक्शन का आज भी मैं करता हूँ, एंड इट्स लाइक पार्ट ऑफ माई नाउ वर्क, कि हाँ मुझे हर ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे मुझे वेबिनार्स करने हैं। और कितनी अटेंडेंस रहती है वेबिनार में? सर ऑफ लेट तो हाउसफुल जाता है, वेटिंग एरिया बना रहता है सर, जिसको मैं ज्वाइन नहीं करा पाता। आप क्या जूम पे करते हो? सर ऑफ लेट आई एम डूइंग ऑन गूगल मीट, पहले जूम पे करता था, लेकिन सर किसी पे भी कर लो, 100 अटेंडीज का ही एक होता है। तो ओके उसमें ओके। 100 अटेंडीज हो जाते हैं, एंड देन देयर आर अनदर फ्यू बैच ऑफ अटेंडीज हु आर वेटिंग इन वेटिंग एरिया, वो वेट करते ही रहते हैं। तो हाउसफुल ही ज्यादा आजकल तो सर। और ये गूगल मीट में क्या टाइम ड्यूरेशन का बाउंडेशन नहीं नहीं रहता है नहीं या सर, कितनी भी देर का कर लो आप? सर गूगल मीट तभी आई शिफ्टेड टू गूगल मीट, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। 2 आवर्स 3 आवर्स नॉन स्टॉप आप कर सकते हो। मैं तो उसी पे इसलिए शिफ्ट कर चुका हूँ। ओके, और हैंग वैंग नहीं होता, अच्छे से हाँ चलता बहुत है? बढ़िया चलता है। ओके मेरा तो ओके। गूगल मीट पे ही इसलिए मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर आप उस पे लिया करो, क्योंकि जूम पे थोड़ा टाइम बाउंडेशन, उसमें थोड़ा दिक्कत आती थी। तो आई शिफ्टेड टू गूगल मीट, फ्लॉलेस, बढ़िया परफेक्ट चलता है।
वही कह रहा हूँ सर, जैसे लाइक माइंडेड तो पीपल से अभी मिलते हैं तो दो चीज मुझे मिली कि हाँ, किसी ने कहा कि गूगल मीट ट्राई करो सर, उसमें उसने मुझे गाइड किया, तो फिर मैं इस पे आगे गूगल मीट में थोड़ा सा इनिशियल 15-20 मिनट लगा समझने में, क्योंकि आपका इंटरफेस चेंज हुआ। देन उसमें मैं गूगल मीट पे आ गया, अब उसी पे मैं ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे कर रहा हूँ। नाउ आई एम शेड्यूल्ड नेक्स्ट वीक में, सोच रहा हूँ करने का अगला वेबिनार। और हर एक वेबिनार का वो जो आप बेसिकली अपने इंडिकेटर से सिखाते हो या देयर इज समथिंग एल्स आल्सो? सब बेसिक उसी पे इंडिकेटर, सब इंडिकेटर पे मैंने हर चीज इंक्लूड कर दी ऑलरेडी। हाउ टू डू ओके। प्राइस एक्शन, एमएसीडी, जो बेसिक इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ वही चीजें मैं उसमें सिखाता हूँ। एमएसीडी सर ये सब तो इनबिल्ट भी नहीं, वो तो ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। ओके ओके। एंड तो आगे का क्या प्लान है बेसिकली? अब तो जैसे आपने बोला पैसा तो मैनेज करना नहीं है, सब ब्रोकरशिप में भी आपने किसी को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया हुआ है, हाँ, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो यही है, अभी तक तो ऐसा कोई एंजॉयिंग ट्रेडिंग, यही मैं कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय माय ट्रेड नाउ, क्योंकि एक अपने फेज में आ जाते हैं, फ्लॉलेस फेज चल रहा है कि आई एम एंजॉयिंग माय ट्रेड्स, और ट्रेड ही एंजॉय करना है। एंड थोड़ा बहुत अब घूमने ओके। का मूड बना रहा हूँ कि थोड़ा सा आई एम लाइक ऐसे ना, मुझे बाइकिंग का बड़ा शौक है, तो अब नया एक जोश जागा हुआ है कि एक थोड़ा बाइक ट्रिप मारी जाए पूरे, थोड़ा अल्टीमेट लेवल की लॉन्ग ट्रिप्स, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए ना तुम कर पाओगे, तो आई थॉट कि चलो करके देखा जाए, डॉक्टर को गलत कर सकते हैं कि नहीं। सही बात। जो तो हाँ जी सर कहिए। हाँ बोल, नहीं नहीं नहीं, बोल। मैं क्या, जो 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 लोग कहे नहीं कर सकते वो करने में मजा अलग आता है ना सर। हाँ, और ये अच्छा, ये चीज तो है ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर एक के फैमिली में या नेबरहुड में या उनके कस्बे में एक न एक कोई अंकल जरूर रहे होंगे जिनके स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गए होंगे। तो पहली चीज तो यही सुनने को आती है कि यार ये कर नहीं पाओगे। जो भी नया नया ट्रेडिंग सीख रहा होगा उसको पहली चीज तो कहते हैं कर नहीं, और जिसने वो सुन लिया कि कर नहीं पाओगे तो चलो भाई, नहीं कर पाओगे तो फिर आप रह जाते हो। मतलब इस पे मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैंने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली थी करीब 6-7 साल पहले कि सोशल मीडिया इज गोइंग टू एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग। जैसे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो ट्विटर तो 10 साल पहले ही शुरू हुआ था, राइट? लेकिन यूट्यूब काफी आ गया था आज से 6-7 साल पहले। तो मैंने सोचा कि यार ये यूट्यूब में तो बहुत लोग पैसे कमाते होंगे और मुझे पता भी नहीं था, और आपकी तरह इतना इजी भी नहीं था ये सब फिगर आउट करना कि आप कितना पैसा कमा लेते हो। तो मैंने एक दो लोग तो बॉम्बे में भी थे जो एड फिल्म्स वगैरह बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, मैंने उनको भी फोन किया। तो मैंने अपना मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैंने अपना जीरो इन किया था कि मैं कुकिंग पे वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब में, और उससे अपन अच्छा पैसा कमाएंगे, और फिर अपन ये जॉब छोड़ देंगे, जॉब करने में तो किसे अच्छा लगता है, और फिर बस खाना बनाओ, वीडियो बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ, मतलब इजी लाइफ रहेगी। तो मैंने कहा यार लेकिन ये जॉब छोड़ने की बात चल रही है, फिर इसको बड़े स्केल पे करने की बात चल रही है, तो दो चार लोगों से पूछ लिया जाए। तो मैंने ऐसे लोगों से बात करी जो लोग मीडिया में थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, और हर एक ने बोला कि यार देखो यूट्यूब तो अब सैचुरेट हो गया है, और ये 7 साल पहले की बात है। यूट्यूब सैचुरेट हो गया है, और खाना बनाने का तो चैनल बिल्कुल ही सैचुरेट हो गया है। अगर आप शाही पनीर डालोगे, मलाई पनीर डालोगे, तो कम से कम 10,000 वीडियोज आ जाएंगे, आपका वीडियो कोई क्यों देखेगा? तो मुझे यार ये बड़ी लॉजिकल बात लगी यार कि ये तो खूब, मतलब ये तो मतलब सही बात बोल रहे हैं, इतने इतने लर्नेड लोग हैं, इन्होंने इतनी तपस्या करी और इतना ज्ञान मुझे फ्री में दे दिया कि ये तो ना हो पाएगा। तो मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया भाई, जब ज्ञान मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वीडियो क्यों बनाएंगे? लेकिन मैंने जब ये मैं R&D कर रहा था तो मैंने 10-12 कुक्स को, या जो जो शेफ होते हैं या जो वानाबी यूट्यूबर्स होते हैं, उनको मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन बटन होता है, तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, एज ए बुकमार्क कर लिया था। और फिर ये बात आई गई हो गई। अब मैंने जब 7-8 साल पहले लाइफ में एक बहुत बड़ा चक्कर लिया, और मैं खुद मतलब मुझे समझ में आया कि यार इसमें तो लोग पैसे कमा रहे हैं, गांव के लड़के भी 10 लाख 15 लाख करोड़ों रुपए कमा रहे हैं गांव के लड़के यूट्यूब पे। तो मुझे लगा यार मैं भी वीडियो बनाऊं, तो मैंने इस पे R&D करी, और मैंने 101 वीडियो बनाए भी, अभी और भी आगे बनाऊंगा। तो इसी में फिर मैं इसके उसमें आया, सोशल ब्लेड करके एक साइट होती है ना, जहाँ पे आप जाके किसी की इनकम चेक कर सकते हो कि प्रोबेबल इनकम कितनी होगी। जी 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 जी। तो मुझे अचानक याद आया कि यार देखा जाए वो कुकिंग वाले वीडियोस का क्या हुआ, जिनको 10 लोगों को मैंने फॉलो किया था, जो बडिंग थे, जिन्होंने शुरू करा था।
तो एक लड़का था जिसकी कुकिंग मतलब मुझे बेस्ट लगती थी। वो डोमिनोज का पिज्जा भी बना लेता था, और डोमिनोज की डिप भी बना लेता था, ये सारे वीडियोस उसने डाले हुए थे। उसका नाम था भरत किचन, और वो इंग्लिश में वीडियो बनाता था। और फिर उसको चमका होगा, फिर उसने हिंदी का चैनल लॉन्च कर दिया। फिर मैं निशा मधुलिका को फॉलो करता था, कविता's किचन को फॉलो करता था, गुरुज किचन को फॉलो करता था, ऐसे 10 लोगों को फॉलो करता था। तो अभी आप विश्वास नहीं करोगे, वो 7-8 साल में द वे सोशल मीडिया एक्सपैंडेड, जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ। निशा मधुलिका का तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब के वो फीचर्ड वीडियोस में आई थी, और फिर अभी 8-10 करोड़ का इनकम टैक्स फाइल किया। और मतलब शी इज अ लाइक रॉक स्टार इन इन कुकिंग सेगमेंट, कुकिंग जबकि कुकिंग नो 70 साल डाउट। की उम्र है, और शी वॉज अ हाउस वाइफ। और उसके बाद जितने भी ये नाम मैंने आपको बताया, कविता किचन या भरत किचन या कुकिंग शुकिंग, इन सबके अभी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। और रफली तो जैसे मैं बता भी चुका हूं पहले भी कि 10 व्यू पे आपको 1 रुपए मिलता है, रफली, मोटा मोटी। हम्म। तो सोशल बेड पे मैंने जाके सबकी इनकम चेक करी। तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख साल का ये लोग कमा रहे हैं। वही शाही पनीर जिसके लिए एक्सपर्ट्स ने मुझे बोला था कि कुछ ना हो पाएगा, तो मैंने बनाया नहीं था। और फिर एक बंदा था, गुरुज किचन करके था, वो बंदा दूसरों के वीडियोस कॉपी करता था। कि जैसे किसी ने वीडियो बनाया, अगर वो हिट हो गया तो उसको जस्ट कॉपी कर लिया। मतलब जो सबसे लो लेवल का काम आप बोल सकते हो यूट्यूब पे। तो ऐसे ऐसे काम करने में तो मतलब बहुत मोटिवेशन भी नहीं आता, और ऐसा काम में जब कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं है तो आप क्या ही कमाओगे, मैंने सोचा था। मैंने कहा चलो इसकी भी इनकम चेक कर ली जाए। तो वो भी बंदा 5 से 6 लाख रुपए साल के कमा रहा है, जो उसने वीडियो डाले हुए हैं ऑलरेडी। कोई नया कंटेंट नहीं डाल रहा है, नए जो डालेगा उसकी इनकम तो बाद में आएगी। हर साल 5 से 6 लाख रुपए कमा रहा है, जो उसने पुराने वीडियो डाले हुए। तो ये लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं थी, और पहले मेरे पास एक्सपर्ट्स के ओपिनियन थे कि ये तो ना हो पाएगा। सब तो पहले तो मैं एक्चुअली हम अंकल लोग ही डिसाइड करते थे क्या करना है क्या नहीं, हम लोग नहीं कर हाँ, सकते थे। तो जो भी सुन रहा है, और जो भी जिसे भी कोई भी काम हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो या स्टॉक ब्रोकिंग हो या कोई भी जॉब हो, अगर कोई कहता है ना कि नहीं कर पाओगे, तो कभी भी फेस वैल्यू पे ना लेना, क्योंकि काफी उम्मीद है कि उसने तो करा नहीं होगा जो आपको एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ तो आपने जो बोला ना कि बाइकिंग करके जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कई सर बार एक्चुअली सर लाइक वो कहते हैं ना सर कि जिंदगी तो एक ही है ना सर, फिर इसको एंजॉय भी तो कर लें। तो सही बात है, सब कुछ तो करके ही जाना है, सही बात है। सब कुछ एटलीस्ट ये तो ना कहने किया नहीं था। वो कहते हैं ना इन योर लास्ट थॉट्स की ये करना रह गया था। जो करना है तो फिर करना है, फिर कभी जब तक करेंगे नहीं तब तक क्या बताएंगे क्या सही था क्या गलत था। लाइक जब तक मैंने ट्रेडिंग नहीं की तब तक मैं नहीं कह सकता था क्या सही था क्या गलत था, कि मेरे लिए ऑप्शन बाइंग सूट की मुझे राइटिंग सूट की। दूसरा नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है ट्रेडिंग में। आई चोज माई तो सेल्फ कि मुझे क्या करना है ट्रेडिंग में। तो आज आज के तारीख में आप ऑप्शन बाइंग अब बिल्कुल नहीं करते हो? नहीं सर, ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, सेलिंग नहीं करता, आई डोंट राइट। अच्छा, ओके ओके। और ये लाइक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती हैं, इंट्राडे नहीं होती है? इंट्राडे कम स्विंग्स, मतलब वीकली अच्छा टाइप अच्छा। बोथ। ओके ओके। इंट्राडे अगर सर किसी में कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप है हो रहा है तो मैं तभी करता हूँ, अदरवाइज आई विल फोकस ऑन स्विंग ट्रेड्स। जैसे अगर आज के तारीख में कोई कंफ्यूज्ड है कि कैश में ट्रेडिंग करनी है या एफएनओ करना है, उसको आपकी, क्योंकि आपने दोनों तीनों करके देख लिया, तो आपकी क्या राय होगी कि क्या करना चाहिए? अगर सर आई वुड लाइक टू से कि अगर जो न्यूबी है उसको इनिशियली थोड़ा सा कैश से ही शुरू करना चाहिए टू गेट बेसिक आइडिया हाउ मार्केट वर्क्स। क्योंकि अभी तो सर एवरीथिंग लुक्स वेरी ग्रीन ऑन, ग्रीन ग्रास लगी है, सब कुछ हरियाली हरियाली छाई हुई चारों तरफ। तो अगर सीधा अभी कोई एफेंडो में आ जाए और 2 बार कहीं ऐसे हिट हो गया एफेंडो में, तो सर फिर उसका मोटा कैपिटल लॉस है। अगर जो भी न्यूबी है आई वुड से कि एटलीस्ट 6 to 8 months मिनिमम किसी को भी एक बेसिक आइडिया पहले होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। इनकम जनरेशन प्रॉफिट्स और ये सब तो बहुत लेटेस्ट स्टेज है। ट्रेडिंग क्या होती है पहले उसको एक बेसिक नॉलेज गेन करनी चाहिए मार्केट में। तो 6 महीना 8 महीना साल भर मिनिमम तो उसको तो बेसिक कैश में ही रहना चाहिए, ताकि उसको एक जब तक रियल मनी के साथ वो अपना ट्रेड करेगा तभी उसको एक बेसिक आइडिया होगा। और जो फ्रीक्वेंट हो चुके हैं 100% से वो तो अपने आप से एफ एंडो में आ ही जाता है आदमी। अगर आप 6 साल बाद एफ कैश ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा के सर्वाइव कर गए, देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर द नेक्स्ट लेवल अप, जिसमें वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है अपग्रेड होके।
ओके। अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी। अब जैसे हमने जो टॉपिक्स कवर किए लाइफ स्टोरी के अलावा, सब ब्रोकरशिप है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, कैसे उसको करना है, या ट्रेडिंग कैसे करनी है, या मेंटरशिप प्रोग्राम कैसे चलाना है, वेबिनार, किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे स्पेसेस में है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, और नहीं तो बेस्ट होगा कि जो थ्रेड है उसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, वो फास्टेस्ट होता है और मैं पूछ लूंगा। जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। दूसरी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आप खुद जैसे खाली बैठे रहते हो पूरे दिन, उसके बाद जब मार्केट ऑफ होती है, मार्केट में तो बिजी होते हो, उसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता, उसके बाद आप देखते हो आपको कहीं मतलब बाहर जाने तक का भी मन नहीं करता। आप मतलब एक ऐसी हैबिट सी बन जाती है हमारी, एक जोन में चले जाते हैं कि हम मतलब ज्यादा बाहर इंटरेक्ट नहीं होते, तो बाहर की चीजों का आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि बाहर लाइफ में क्या चल रहा है, तो जी। बहुत कटा कटा सा रहना शुरू हो जाता है। ये इसका मतलब आपने कैसे कोप अप करना सीखा है? सर मैं बाहर जैसे मैं निकलता हूँ। अगर मैं लॉकडाउन फेज निकाल लूँ तो मैं काफ़ी घूमना फिरना पसंद करता हूँ, बाइकिंग करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता हूँ। एंड टिल बिफोर लॉकडाउन मैं ऑफिस में बैठता था, तो वो मेरा जहाँ ऑफिस है सर, इट इज़ एन प्राइम कमर्शियल एरिया, इंटरेक्शंस होते हैं। तो आई वुड से कि आप भी अगर फुल टाइम ट्रेडर हैं तो यू शुड ट्राई टू वर्क फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता रहे, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ वेरी लोनली बिजनेस। 9 to 3:30 यू हैव नथिंग टू डू, सिर्फ आप और आपकी स्क्रीन होते हो। सो आई ट्राई वर्क टू, फ्रॉम होम, आई वर्क फ्रॉम होम। तो सर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सर अभी राइट नाउ, तो आप सर आई वुड से कि थोड़ा बाहर निकलिए, दोस्तों से बातें आते करिए सर, फ्रेंड्स के साथ कोप अप करिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए। क्योंकि अगर आप 9 to 3:30 आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ नहीं करेंगे सर, तो आपको एक टाइम के बाद डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, जो मैंने किया है, मैंने फेस किया है ये सब पॉइंट्स। तो फैमिली के साथ टाइम बिताइए सर, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। इफ यू आर गेटिंग, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, देन यू आर विथ योर फैमिली ओनली, आप 3:30 के बाद फैमिली के साथ टाइम बिताइए। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो आकाश जी, मैं शायद आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको शायद ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करी है। जब आप किसी दूसरे जॉब में होते हो तो आपका फोर्स्ड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, आप दिन में कम से कम 10 से 20 लोगों से बात करते हो। यहाँ पे आप, आपकी तन्हाई, और आप दोनों जो है ट्रेडिंग डेस्क से बातें करते हो, तीसरा कोई होता नहीं है। अब तो ब्रोकर का डीलर भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, राइट। हाँ। तो ये प्रॉब्लम मुझे तो बहुत फेस करने को आई है, और इसका सच बोलूं तो कोई ज्यादा सोल्यूशन नजर भी नहीं आया। जिस चीज ने हेल्प करी, और ये जब आपको अगर कभी ट्रेडिंग में तो आधे टाइम तो लॉस ही होता है, राइट। तो जब लॉस होता है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा घर करती है, क्यों ना, होपलेसनेस जो आती है, समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए, आगे क्या होगा। कल मतलब सैलरी तो होती है ना कि हर महीने आती है, लेकिन ट्रेडिंग में तो हर महीने प्रॉफिट बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जो होपलेसनेस छा जाती है, और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे गुन्नी भाई ने कहा कि दूसरों से बात करो, तो दूसरों से बात करने का मन भी नहीं करता है। भाई आपको लॉस हो रहा है और आप तो देख रहे हो सबके प्रॉफिट बन रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि आपके अलावा बाकी सब लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें जो चीज मुझे हेल्प करी है वो, मैं ये सब नहीं बोलूंगा कि कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपेयर करना तो मतलब एक जन्म सिद्ध ह्यूमन ड्यूटी है नेचर है, इंसान की, ह्यूमन ह्यूमन नेचर नेचर है। है। ये तो जेलेसी और कंपैरिजन तो हमारी जो है जीन्स में एम्बेडेड है, क्योंकि उसी से ग्रोथ आती है, उसी से आप जब ईर्ष्या करते हो तो आपका मन करता है मैं दूसरों से अच्छा करूं। लेकिन जो चीज मुझे हेल्प करी है वो दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज तो ये है कि अगर आप घर से काम कर रहे हो, जैसे मैं भी 2 साल से घर से काम कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना एक फिक्स रूटीन रखो। भले आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका ब्रश करने से लेकर, नहाने से लेकर, सोने से लेकर, हर चीज का टाइम फिक्स होना चाहिए। एटलीस्ट वीकडेज में तो ये तपस्या समान होना चाहिए कि यार 11 बज गया तो मैं सो जाऊंगा, मैं 7 बज गया तो मैं उठ जाऊंगा। अगर आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो, वर्कआउट पे भी अभी आता हूँ, तो ये एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर बहक जाते हैं कि हमारा रूटीन नहीं होता, क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं है। तो जब रूटीन नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम जो है कंपाउंड हो जाती है। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमें मन करता है यार आज हम चलो वीकेंड पे कहीं घूम आते हैं या याशी कर लेते हैं। लॉस होता है तो लगता है बक्से में बंद हो जाते हैं, सांस भी लेने का मन नहीं। तो जब रूटीन होगा, और वो रूटीन 90 डेज 100 डेज आप एकदम आपके दिमाग में टैटू हो जाएगा कि यार ये करना ही है मुझे, तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम टैकल हो जाती है। और उस रूटीन में आपका होना चाहिए कि मेरे को 10 लोगों से बात करनी है। वो 10 लोग कहाँ से आएंगे, वो आप देखो। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो वो आप देखो। लेकिन उस रूटीन में ये भी होना चाहिए कि आपको कितने लोगों से बात करनी है, कब बात करनी है। जैसे मैं वीकेंड पे अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ,
पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अगर आप कुछ फिजिकल वर्कआउट करते हो तो ये प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है। और फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट्स विद जस्ट 20 मिनट्स ऑफ वॉक। 20 से, अगर मुझे पता है आपके पास, आपकी डीपी देख के मेरे को लग रहा है आपके पास टाइम नहीं होगा ज्यादा, ये सब मेरे पास भी नहीं रहता है, लेकिन अगर आप 20 मिनट वॉक करोगे, इट चेंजेस योर लाइफ। बट वही है, रूटीन में एवरी डे। और तीसरी चीज जो मैं बताऊंगा, जो गुंदी भाई ने भी बोली, कि वीकेंड पे मेक श्योर दैट यू अनवाइंड। कुछ आप घूमने जाओ, बाइकिंग कर लो, या जो भी आपको गेम अच्छे लगते हैं, तो कंप्यूटर हॉबीज गेम खेलो। हॉबीज होनी हाँ चाहिए। हाँ, हॉबीज होनी चाहिए। ये तीन चीज मैंने करी और मुझे काफी इसमें एक मरहम का काम किया है। हालांकि ये प्रॉब्लम कभी जाती नहीं है। जो जब लॉस होता है होपलेसनेस, और जब प्रॉफिट होता है तो यूफोरिया, और बात करने का मन ना करे, या कोई आपकी प्रॉब्लम समझ भी नहीं सकता ना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम, कोई फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, सेल्स में काम करता है, उसको बताओगे यार आज मुझे 32,000 का लॉस हो गया, तो वो क्या बोलेगा? या तो बोलेगा यार तू जुआ खेल रहा है, या तो बोलेगा अरे कोई बात नहीं कल कमा लेगा। ही विल नॉट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ इट। तो ये तीन चीजें आप करिए, और अगर आपको मेरे हिसाब से फायदा होना चाहिए। रूटीन रूटीन तो सर, जैसे लाइक आई कॉल माई सेल्फ सर, मेरा हर चीज़ का एक टाइम टेबल शेड्यूल्ड है पूरा। मेरा पूरा फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मेरा हर चीज़ बिल्कुल फिक्स टाइम पे हर चीज़ चलती रहती है। लाइक मेरा, हाँ, मुझे 5:45 AM जागना ही जागना है, अलार्म सेट है। 9:30 पे मेरा ब्रेकफास्ट आ जाएगा। 2 PM तक मेरा लंच, पोस्ट मार्केट, वॉकिंग, इवनिंग में थोड़ा इंटरेक्शन, फैमिली के साथ बैठना, डिनर, थोड़ा सा टीवी, एंड शार्प 10:30 आई एम ऑफ टू बेड। मैंने हर चीज भी कुछ शेड्यूल कर रखी है, तो एक एक सीक्वेंस बना हुआ है लाइफ में कि मुझे ये सब करना ही करना है। तो एक बोरिंग और ये सब फेजेस जो आते हैं ना, थोड़ा सा आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हर चीज का फेज आता है लाइफ में, तो लेकिन उसे कोप अप कर सकते हो आप। एंड बेस्ट थिंग, अगर आपके पास फैमिली से अच्छा कौन है जिसके साथ आप शेयर। हाँ, मैं भी ये कहूंगा कि जब आप लॉस वॉस करोगे, कुछ करता ही होता ही है, पार्ट ऑफ द ट्रेड, ये हमारा बिजनेस का ही सबसे बड़ा है ये। लेकिन वो आप किसी से शेयर कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें शेयर करने के बाद कुछ होगा भी नहीं। आप ये जानो कि हमने अपने फैमिली के साथ शेयर किया, तो पता कि वो उनका भी मूड ऑफ होगा, हम भी मुंह लटका के बैठे हैं, वो भी ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं सबके साथ। तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। लेकिन हाँ, ट्राई टू मेक श्योर कि आप कुछ हॉबीज रखो। लाइक आई सेड कि मैं वीकेंड पे शेफ बन जाता हूँ अपनी, मेरी बहुत, मुझे बड़ा शौक है कुकिंग का, तो मैं अपना पूरा इंटरेक्शन उसमें रखता हूँ, अपना फोकस रखता हूँ कि हाँ मुझे ये बनाना है, ये करना है। गार्डनिंग का शौक है थोड़ा बहुत, दैट्स इट। क्योंकि मैं मार्केट को फोकस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 9 to 3:30 रखता हूँ, ना उससे पहले ना उसके बाद, क्योंकि व्हाट यू डू बिटवीन दैट 6 hours 30 minutes, दैट ओनली मैटर्स। मैं बस वॉक करता रहता हूँ, आई जस्ट थिंक विथ आज क्या किया, कैसे किया, अब क्या करना है। 5 PM तक वॉक किया, थोड़ा शेड्यूल बनाया आगे का, चाय वाय पी, फैमिली के साथ बैठे। सो आई डू दिस थिंग्स। आपको भी ये सब करना चाहिए। और जितना देर वॉक करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लेता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा फोन पे हम लोग चैट कर लेते हैं। ये सब पार्ट ऑफ द एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। द मोर यू इंटरेक्ट, द मोर यू गेट। अपना जितना स्ट्रेस शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए भी बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक। सर सचिन बोलिए, हाँ बोलिए। या थैंक यू सर। सर मैं एक्चुअली गंदी भाई साहब से एक्चुअली वो पंजाबी में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विद योर परमिशन। हाँ जी सर, पूछो। हाँ जी, पूछिए, सत नहीं श्री गाना अकाल भी सुना सर। दीजिए पंजाबी में। सर गाना तो मैं आंदा नहीं सर, गाना सुनना गाना तो आता नहीं, थैंक यू सॉरी सर। अच्छा, एंड तुसी भी सत श्री नंदा अकाल ही हो। वीर जी, सत श्री अकाल भैया सर। अच्छा जी, सत श्री बीइंग लाइक कॉमन हमारी सर नेम है तो बोल के इसलिए मैं आई लव टू स्पीक विद योर पंजाबी पंजाबी के। ਸਰ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी। ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। हाँ ਬਟ जी। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੂਆ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਟੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਜ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣੋਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਚਲੋ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ
स्टार्ट कराऊंगा। तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, सब लोग सुन लेंगे। सो बेसिकली सर ने पूछा कि हाउ आई कोप अप विथ माय लॉसेस और सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है मुझे। मैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन से रिप्लाई शुरू करता हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे फर्स्ट डे से एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे कहा था कि स्टॉक मार्केट में जाना है तो फिर स्टॉक मार्केट पे सिर्फ फोकस करो। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं करना, उन्होंने कहा करना चाहते हो करो, लेकिन फिर कुछ और ना सोचना कभी, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने आप में एक फुल टाइम बिजनेस है। दैट वाज ये उनके लिटरली ये उनके वर्ड है कि स्टॉक मार्केट फुल टाइम बिजनेस है, फिर कुछ और कभी ना सोचना। तो मुझे तो सब मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ करो, और सबने मुझे एक्सेप्ट भी किया। आज भी सर कहीं जाता हूँ लोकली, जो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हूँ, बहुत प्यार से इज्जत ही मिलती है सर, सबका प्यार मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ये 15-20 साल पहले हो सकता था, आज की तारीख में नहीं हो सकता। आज की तारीख में इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि उनको आराम से आपको एक्सेप्ट करते हैं। और सर आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी आई फॉरगॉट। सर पहले सवाल का आपने आंसर दे दिया। सेकंड का अगर जैसे आपका थोड़ा बहुत अगर जैसे लॉस, लॉस हाँ वगैरह जो होता तो आप लॉस, सर कैसे? देखिए लॉस तो सर पार्ट है। इनिशियल ईयर्स में दिक्कत होती थी मुझे, कहते हैं मूड ऑफ रहता था, कुछ अपसेट हो जाता था, 2-2 3 दिन तक कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ओवर द पीरियड से व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जहाँ ये आपका एक रूटीन बन गया है कि हाँ आज मुझे लॉस हो, कोई बात नहीं, कल मैं देखूंगा। वो आप एक जहाँ एक मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो हर चीज के लिए। जब आप ट्रेडिंग में आए हो एंड एज अ फुल टाइम ट्रेडर हो, देन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग नाउ। कि मुझे लॉस भी हो सकता है। पहले से इनिशियली तो मुझे 2-4 हज़ार का भी लॉस हो जाता था, आई वाज लिटरली अपसेट, 2-2 3 दिन नहीं मैं कुछ सोचता था। अब तो सर बिग बिग M2M फ्लक्चुएट हो जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आदत हो चुकी है। पता है कि हाँ ये पार्ट है, ये बिजनेस का पार्ट है। तो जब आप इसको सोचो कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, इसमें ये होगा, ये कॉमन चीज है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किस चीज का बिजनेस करते हैं सर? मेरा बेसिकली पैथोलॉजिकल लैब है सर, डायग्नोस्टिक सेंटर। अब डायग्नोस्टिक सेंटर है सर, आपको जब सर्जिकल आइटम्स आते हैं तो उसमें भी डैमेज हो जाता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वो सो तो उसमें भी बिल्कुल है लॉस हुआ, वो। तो आप उसमें, आप ये थोड़ी ना कि हाँ लॉस हो गया, डैमेज हो गया, मैं क्या करूँ। आप अपना नहीं नहीं बिजनेस सर, आगे, मैं तो उसको एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली आगे सॉरी फॉरवर्ड करते हो ना सर, तो इट इज लाइक दैट ओनली। ये भी इसमें पार्ट एंड पार्सल है, आपको इसमें कोई इशू नहीं है। आपको ये ना ओके। सोचिए कि आपको इसमें लॉस हुआ है अब क्या करूंगा। इट इट डजंट एंड देयर, उसमें कुछ खत्म नहीं हो रहा वहां पे। आपका आज लॉस हुआ कोई बात नहीं, जस्ट फोकस आपने क्या गलतियां की थी, आप उससे सीखो कि मैंने कि सेकंड टाइम अगेन नहीं करनी है, एंड यू ओके जस्ट सर। मूव ऑन। एक क्वेश्चन किसी ने लिख के दिया है, वो ये है कि एक तो पूछा है कि कौन सी साइट है जहां यूट्यूबर की इनकम चेक कर सकते हैं। साइट का नाम है सोशल ब्लेड। ब्लेड जिससे दाढ़ी बनाते हैं ना, सोशल ब्लेड, वो साइट का नाम है। गूगल करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा, गुंदी भाई आपसे क्वेश्चन है कि इफ यू कैन रिकमेंड बेस्ट मूविंग एवरेज टू फॉलो फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। अगर क्रॉस ओवर में आपको फोकस करना है, देन आई वुड लाइक टू से कि आप जैसे 10:30 का क्रॉस ओवर फोकस कर सकते हो ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एंड आप बस एक क्रॉस ओवर लगा लो, एक कोई मोमेंटम इंडिकेटर लाइक MACD, CCI, ADX कुछ भी यूज कर लीजिए टू जस्ट नो द करेक्ट मोमेंटम। आप बस ये 2 इंडिकेटर के साथ आप ट्राई करो, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वैभव ने पूछा है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन कंसल्टेशन पेपर गिवन बाय सेबी। इस पे एक हम लोग अलग से स्पेसेस कर लेंगे सेबी वाले पे, इसको क्योंकि अभी क्योंकि रहने आई एम देते नॉट हैं। अ राइट पर्सन टू कमेंट ऑन एल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि मैं करता नहीं। हाँ, और हाँ अगला पूछिए, ये KXT वारू, आप पूछिए सवाल। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी सर, बताइए बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, ये था एक्चुअली मैं अभी लॉकडाउन से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। मैं उतना पुराना नहीं हूँ मार्केट में। जी। हाँ, लॉकडाउन में मेरी जॉब छुट्टी थी एक्चुअली, तो तब से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए थे। मेरे सैलरी से 3 गुने ज्यादा प्रॉफिट बना रहा था मैं। लेकिन अभी ये जो 2-3 महीने थे ना, मतलब
सिर्फ लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट कुछ हो नहीं पा रहा है। और मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना, क्या करूँ। तो वही बस यही पूछना था कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। सर आप रीवर्क करिए अपनी स्ट्रेटजीज पे, क्योंकि आपने जब लॉकडाउन के बाद स्टार्टिंग की तो आपने सिर्फ बुल रन जी। देखा मार्केट का। हाँ। मार्केट की रियलिटी यही है कि 3 महीना ऊपर 3 महीना नीचे कंसोलिडेशन फेज, मार्केट हर चीज दिखाएगी। सो वॉट एवर स्ट्रेटेजीज आप कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर फॉलो करते हो ट्रेडिंग में, आप उसको रिवर्क करके देखो कि कहाँ पे किस में गलती हो रही है। इंटरडे कर रहे हो तो क्या टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्या इंडिकेटर ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसपे जी। जी। ट्रेडर ट्रेडर सबसे कम फोकस करता है वो है टाइम फ्रेम। बट फॉर मी करेक्ट टाइम फ्रेम इज द मेन थिंग जिसपे कोई फोकस नहीं करता। ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा चार्ट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। राइट। तो आप उन सब चीजों पे फोकस करो, कहाँ गलती हो रही है आप वो देखने की कोशिश करो। कुछ इशू है आप मुझे पिंग करो, डीएम करो, मैं आपको रिप्लाई करके आपको समझाऊंगा कहाँ क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस। जी सर, जी सर, थैंक यू सर इसके लिए। और क्या एक्चुअली मेरे से गलती, मैंने मतलब लिखता हूँ मैं, डेली तो नहीं लिखता बट 2-3 दिन में मैं ऐसे राइट करता हूँ कि मतलब मुझसे क्या गलती। जैसे मैं पहले ना ऑप्शन सेलिंग करता था सिर्फ, तो 3-4 महीने में बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए, लेकिन मैं फिर फ्यूचर में आया तो उसमें 2-3 दिन प्रॉफिट हुआ और उसके बाद लॉस ही हो रहा है 2-3 महीने से फ्यूचर में। तो अभी वो समझ में नहीं आ रहा, अभी वो फ्यूचर में इतने बड़े लॉस हो गए कि जो ऑप्शन सेलिंग में बहुत कम लग रहे थे। सब आप वही करो ना, आपने आप हर चीज कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो, फ्यूचर बाय भी कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग भी कर रहे होंगे मे बी। तो आप वन बाय वन एक एक चीज पे स्टेप पे फोकस करके देखो आपको सूट क्या कर रहा है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग ही सूट कर रहा है तो आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करो। आप फटाफट मोनेटाइज करने की ना कोशिश करोगे मैं ट्रेडिंग से हर चीज बिल्कुल परफेक्टली कमा सकता हूँ। अगर आपको ऑप्शन राइटिंग सूट कर रही थी देन डू नॉट फोकस ऑन एनीथिंग, आप ऑप्शन राइटिंग ही करो बस। आप खाली वो उसी पे फोकस करके कमाओ। Okay, अगला सवाल जो है लिख के पूछा है कि हाउ डू यू डिसाइड ऑन पोजीशन साइजिंग एंड हाउ डू यू इंक्रीज योर पोजीशन। पोजीशन साइजिंग एज इन मैं इंट्राडे पे लाइक मैं अपने कैपिटल का आई डिप्लॉय जस्ट 5% इन द ट्रेड, एंड व्हेन आई एम डूइंग स्विंग ट्रेड्स वो जैसे पोजीशनल ट्रेड जिसको कहते हैं उसमें आई इन्वेस्ट मतलब आई डिप्लॉय 7% ऑफ माय कैपिटल। और अगर उसमें जैसे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कितना लॉस होगा, मतलब कैपिटल का कितना, 1% या 0.5%? 1% के अप्रॉक्स इफ आई एम ऑप्शन राइटिंग, अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ सर तो 1-1.5% का मैक्सिमम लॉस आता है मुझे। हेलो भैया, क्या हाल है? हाँ जी सर, बढ़िया, बताइए। ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ते हो? नहीं सर। ऑप्शन बाइंग करते हुए नहीं नहीं। पढ़ते? बस ये एक छोटा सा सवाल था। ओके। ट्रेंड राइटर, ट्रेंड राइडर, सॉरी राइडर। जी? नहीं नहीं, आपसे नहीं नहीं, नहीं, आपसे आपका नहीं, सवाल हो। वो हाँ। नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट स्पीकर से पूछें, ट्रेंड राइडर उनकी आईडी है। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी सॉरी। गुरलीन भाई साहब, आप पूछना चाहेंगे? अभी आपको स्पीकर राइट दिया। सर आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला तो सर के क्वेश्चन से रिलेटेड है कि चार्ट्स की सर ने बात की, तो जैसे टाइम फ्रेम की बात की, तो कौन सा टाइम फ्रेम का जैसे चार्ट देखें फॉरवर्ड, जैसे 5 मिनट का इंट्राडे के लिए या किसी स्विंग के लिए कोई चार्ट देखना है तो क्या चार्ट्स का पैटर्न होना चाहिए, फर्स्ट। हाँ जी एंड सेकंड सर मेरा क्वेश्चन है अबाउट इलियट और नियो वेव के बारे में। सर, मुझे वेव थ्योरी, पहले सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, मुझे वेव थ्योरीज की कोई नॉलेज नहीं है सर। ओके। ठीक है। एंड फर्स्ट अगर जैसे लाइक आजकल जैसे मार्केट थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट न्यूज बेस्ड इवेंट्स चल रहे हैं, देन यू कैन स्विच टू 5 मिनट्स। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे। अदरवाइज 15 मिनट्स आर गुड। आप 15 मिनट पे थोड़ा जब कंसोलिडेटेड मूव मिलता है, क्योंकि आजकल VIX इज सब 15-20 जोन, तो 15 मिनट का राइट। टाइम फ्रेम इज गुड। आपको एक थोड़ा कंसोलिडेट होके एक ट्रेंड मिलता है। जब हाई VIX चल रहा था लाइक 2020 में, जब मूवमेंट्स ऑफ वाइल्ड वॉलेटिलिटी हाई थी, तब आप 5 मिनट में कर सकते हो। अदरवाइज 15 मिनट इज गुड। और जब स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, आई प्रेफर 1 आवर या 75 मिनट्स, दैट्स इट। ओके उससे कम पे सर, मैं जैसे कैरी आप करना नहीं चाहता कभी भी कोई ट्रेड। आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो जी। मैं भी इंट्राडे के लिए ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। हम्म। तो ऑप्शन बाइंग में आप वीकली ऑप्शन प्रेफर करेंगे कि मंथली एक्सप्रेस?
इसमें भी सर थोड़ा सा मैं अपने तरीके से सर ट्विस्ट करता हूँ ट्रेड्स को। जब मैं इंटरडे करता हूँ मैं नेक्स्ट वीक करता हूँ, करंट वीक कभी नहीं नेक्स्ट वीक। करता। हाँ, और जब मैं मंथली जो पोजिशनल करता हूँ वो मैं मंथली करता हूँ। तो आप डीप इन द मनी करते हैं सर के एटीएम 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 एटीएम? एटीएम ओके, इन द मनी नहीं करता, मैं तो एटीएम प्रीमियम लेता हूँ लॉस और उसी में ट्रेड करता हूँ सर। फिर सर अगर उसको स्विंग में लेके जाना तो प्रीमियम लॉस काफी हो जाता है। प्रीमियम लॉस Suppose you are confident about your position and आप उसको स्विंग में लेके जाना चाहते हैं to carry the position for 2-3 days, so that premium decay at ATM और OTM में तो काफी हो जाता है। तो एटीएम में इतना नहीं होता, अगर आपका मोमेंटम राइट टाइम एंट्री है तो डिके Okay. का बहुत फैक्टर नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लाइव। मैंने इस वीक एसबीआई की कॉल ली थी। इनिशियल मेरा Okay. टारगेट था कि एसबीआई शुड बी टेस्टिंग 505-515 जोन इन नेक्स्ट 4-5 डेज। कल परसों 2 दिन Okay. एसबीआई नहीं चला तो हाँ हल्का सा डिके हुआ, हार्डली। ATM में। हाँ एटीएम कॉल थी तो हार्डली 8-10% का एक डिके आया, बट जहां कल से मोमेंटम पिकअप हुआ ठीक है, राइट डाउन चालू हो गया मेरा मार्केट का। तो हल्का सा सर देखो ये तो पार्ट है ऑप्शन डिके। अब ये तो हो नहीं सकता सर परफेक्ट एंट्री मैं लूंगा तो वहीं से बूम बूम हो जाएगा मार्केट। तो ये पार्ट है, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट लाइव मार्केट आज में आपको करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि टारगेट आए भी एसएल भी आएगा तो मैं बुक भी करूंगा। इसमें Right. एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जैसे सबसे कम डिके कहाँ होता है, जहां पे बिल्कुल जीरो डिके हो, वो कहाँ होता है? फ्यूचर्स में होता है। तो जैसे अगर आप मान लो आपको लगता है कि एसबीआई में ब्रेकआउट होने वाला है, एसबीआई का आप फ्यूचर बाई करते हो, ठीक है, तो कोई डिके नहीं होगा फ्यूचर में, तो क्या डिके होगा, राइट? दूसरा है अगर आप एटीएम बाई करते हो, लेकिन अगर आप रिवॉर्ड देखोगे तो फ्यूचर्स में रिवॉर्ड भी लीनियर होता है। 100%। Right. ऑप्शन में जब आप आरआर देखोगे तो आपने जहां पे भी ऐसे लगाया होगा उसका, और उसके हिसाब से वो कितने भी टाइम जा सकता है अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपने मोमेंटम सही पकड़ा है, अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ा है। तो अगर आपकी एज है, और एज क्या है? डायरेक्शन और मोमेंटम, वो अगर आपने सही पकड़ा है आधी ट्रेड्स में भी, तो जब आपको वो देके जाएगा तो फ्यूचर्स जहां पे बिल्कुल डिके नहीं होना था वहां से कई गुना ज्यादा देके जाएगा। और जब आपकी मूव गलत होगी तो ऑब्वियसली आप डिके की मार सहोगे, लेकिन जब आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स करोगे, 100, 500, 1000 ट्रेड्स करोगे, तो कुछ में तो डिके दिखेगा आपको फ्यूचर्स के मुकाबले, और बाकी जगहों पे कई गुना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज ऑप्शन की प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है। तो वो इवन आउट हो जाता है मेरे हिसाब से। Right. So लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा बस, हाँ जी हाँ जी। क्या प्रेफर्ड रहता है सर, स्टॉक्स में ऑप्शंस और इंडेक्स में ऑप्शन? सर मैं For तो a certain 2-3% profit, सर 1% profit for a सर week मैं or तो 2% दोनों profit. करता हूँ। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो इंडेक्स में ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है। Liquidity point of view से भी कहेंगे। हाँ लाइक सर देखो पहली चीज तो मैंने सबसे पहली चीज ये कही थी कि आई जस्ट ट्रैक 20-25 स्टॉक्स। तो और जो 20-25 स्टॉक्स हैं वो सब निफ्टी 50 के हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो लिक्विडिटी तो उसमें Okay. कभी फैक्टर नहीं आता मेरे लिए। अब टाटा स्टील, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फी हो गया, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इनमें कभी आप लिक्विडिटी की टेंशन नहीं ले सकते। Right. तो मेरा फोकस तो हमेशा सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में रहता है, ठीक है। एंड देन अगर आपका इफ यू आर गुड इन एनालिसिस तो आपको सर इंडेक्स से अच्छा प्रॉफिट किसी में नहीं मिलेगा। इंडेक्स ऑप्शन जितना अच्छा रिवॉर्ड करते हैं, दैट्स माय टोटली माय पर्सपेक्टिव, मेरा अपना व्यू है कि इंडेक्स ऑप्शंस में जितना अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है अगर स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको किसी में बीट नहीं कर पाएगा कोई। मेरा क्वेश्चन था कि लाइक अभी ऑप्शन बाइंग के टाइम पे हम मोस्टली मोमेंटम देखते हैं, और मैं जो चूज करता हूँ मैं मोस्टली देखता हूँ कि प्रीवियस डे पे अगर R2 के ऊपर क्लोज दिया है उसने, मतलब पिवट पॉइंट्स में जी अगर उसने R2 के ऊपर क्लोज दिया है और नेक्स्ट डे में भी उसको वो मोमेंटम मिल रहा है, तो मैं वहां पे ऑप्शन बाइंग में एंटर हो जाता हूँ। अगर यही मुझे मूविंग एवरेजेस पे पकड़ना हो तो हाउ विल आई कैच दिस, मतलब ये क्वेश्चन था मेरा। सब मूविंग एवरेजेस के हाँ बिहेवियर पे हम ये कैसे ट्रैक कर पाएंगे कि ये मोमेंटम है, मतलब लाइक विच मूविंग एवरेजेस टू चूज टू ट्रैक सच। सर लाइक आई सेड मैं मूविंग एवरेज सर एक आप म्यूट कर लोगे? हाँ एको हो रहा है। सॉरी।
तो लाइक आई सेड सर, आई यूज क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेज। आप क्रॉसओवर करके देखो, सिंगल मूविंग एवरेज पे थोड़ा डायरेक्शन डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप क्रॉसओवर पे बेसिक वर्कआउट करके देखो विद पिवट्स। मैं भी पिवट्स ही यूज करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे मेरे चार्ट देखते होगे उसमें पिवट्स हमेशा दिखेंगे। तो मैं भी यही यूज करता हूँ कि अगर जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है एंड प्राइस इज ट्रेडिंग अबव पिवट पॉइंट और MACD मोमेंटम पॉजिटिव दिखा रहा है, आई एंटर द ट्रेड। तो अगर आप मूविंग एवरेज की पर्टिकुलर चीजें पूछोगे तो यू कैन यूज लाइक आई सेड 10-30 का क्रॉसओवर, सिंपल है। सर एक चीज है कि मतलब अपने साथ ऐसा होता है ना कि अपन स्टॉप लॉस का तो वेट कर लेते हैं, जी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपन टारगेट का भी वेट नहीं करते हैं और उससे पहले पोजीशन आउट कर देते हैं, तो उसके अंदर अपनी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहती है वो पूरी बिगड़ जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, यू रिमेन इन द लॉसेस। मतलब ऐसा मतलब होता है मेरे साथ ही या फिर सबके साथ होता सर, है कि कभी मतलब अपन कभी कभार टारगेट का नहीं। भी वेट नहीं करते हैं हाँ और मतलब उस चीज का डर रहता है कि कहीं प्रीमियम डिके ना हो जाए। सर, वो कभी कभार नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग यही करते हैं। लॉस का पूरा वेट करते हैं, प्रॉफिट का नहीं करते। ये आपके साथ नहीं, मैक्सिमम सबके साथ होता है सर। वो So how do you manage that thing? How do you manage your psychology? कि you have to wait for your target and you don't have to see कि मेरे मतलब प्रीमियम डिके हो जाएगी फलाना ढिमकाना। सर देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में स्विंग करता हूँ, तो उसमें तो थोड़ा बहुत ठीक है। डिके आना तो मुझे मालूम है आएगा, पार्ट ऑफ मेरा ट्रेड है कि 5-10% का फ्लक्चुएशन तो कॉमन चीज होती है ऑप्शंस में डिके आना। ठीक। ठीक है। सेकेंडली, थोड़ा माइंड डाइवर्ट रखना पड़ता है सर। आप कांस्टेंट स्क्रीन देखते ही रहोगे तो एंजाइटी बनी ही रहेगी। वही आप मेरा क्वेश्चन। आप जितना स्क्रीन देखोगे, आपने 10 रुपए का ऑप्शन लिया फॉर एग्जांपल, अब आप देखो 9.90 हो गया, 9.80 हो गया, 9.70 हो गया, 9.5 हो गया, 10 हो गया वापस, चलो वापस आया, फिर 9.5 आया, 3 राउंड 9.5 लगाया आपने, जहाँ 10 रुपए 10.5 रुपए हुआ आपने बेच दिया, यार ये बार बार यही 50 पैसा गिर रहा है। आप इतना उसको देख चुके होते हो कि आपके अंदर एंजाइटी बिल्डअप हो चुकी होती है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। तो ट्राई टू मॉनिटर मिनिमम। आप रेट ना देखो, आप चार्ट देखो। अगर आपने फॉर एग्जांपल निफ्टी लिया है तो निफ्टी का ऑप्शन बाय करने के बाद निफ्टी के ऑप्शन को ना देखो, आप निफ्टी के चार्ट को वॉच करो कि उसका क्या मोमेंटम बन रहा है। मैं ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को नहीं बैठ के वो ताड़ता रहता हूँ कि क्या उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैं चार्ट को देखता हूँ कि उसमें क्या मोमेंटम हो रहा है। सर ये ताड़ना मेरे ख्याल में लखनऊ का वर्ड हो गया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। स्टेयर करना सॉरी, ये लखनवी वर्ड है, टू स्टेयर समथिंग। तो आप अगर इफ यू कीप स्टेयरिंग समथिंग तो आपको अंदर एंजाइटी बिल्डअप तो होगी। सो बेटर, अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है, कोई पोजीशन बना लिया है, तो आप ट्रेड को ना देखो, आप अपने जो इंस्ट्रूमेंट को है, जैसे आपने निफ्टी लिया है, जो भी लिया है, आप उसको फोकस करो कि हाँ मैंने निफ्टी के, फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री ली 400, निफ्टी 7400 लिया है, 350 का एसएल है, 600 का टारगेट है। अब वो 10 पॉइंट टूटेगा निफ्टी तो हो सकता है आपका ऑप्शन 20 पॉइंट नीचे आ गया, फ्लक्चुएशन दे रहा है, 50 पॉइंट ऊपर के 10 पॉइंट के ऊपर, 20 पॉइंट ऊपर आ रहा है, आप उसी को देख रहे हो। बट व्हेन यू कीप फोकसिंग ऑन योर निफ्टी चार्ट, तो आपको प्रीमियम नहीं दिख रहा, तो आपको वो एंजाइटी एक तो नहीं आएगी। उसका जो अपना M2M को देख के जो एंजाइटी बिल्डअप होती है ना, M2M देख के कि 500 माइनस 1000 प्लस, 500 माइनस 1000 प्लस, वो आपके अंदर थोड़ी कम हो जाएगी। तो ट्राई टू फोकस नॉट ऑन योर पर्टिकुलर M2Ms। आपने ट्रेड ले लिया, उसको छोड़ो, अब आप चार्ट को देखो जो आपने ट्रेड लिया है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वहां कुछ गड़बड़ लगे तो वापस कम बैक टू योर ट्रेड टू मॉडिफाई इट, दैट्स इट। मैं तो ये कहूँगा सर। हाय हाँ हाय सर। हाँ जी सर। सर मैं पूछ रहा था कि ये जैसे कोई FII है, DII है, ये लोग कोई एक पोजीशन ले रहे हैं मार्केट में, तो ये क्या उसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं? जैसे कोई पुट उन्होंने ये जैसे कॉल सेल कर रखा है या पुट बाय कर रखा है,
तो वो क्या मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं क्या? जैसे जैसे उन्होंने पुट ये कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है, तो क्या मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, या फिर कॉल शॉर्ट कर रखा है तो मार्केट को ड्रैग डाउन कर सकते हैं क्या? वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक मैनिपुलेट ये सब करते हैं क्या? सर देखो, जहां बड़ा फंड इन्फ्लुएंस आएगा तो ट्रेड में भी इन्फ्लुएंस तो सर दिखेगा। इन 2007 एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आनंद सर को हाँ भी मालूम होगा। तो लीमन ब्रदर्स का केस हुआ था 2008, सॉरी हाँ हाँ, लीमन क्राइसिस। लीमन क्राइसिस आया था। तो सर उन्होंने जो होल्डिंग्स काटी थी, मुझे उन्होंने 250-300 में खरीदा था, उन्होंने हाँ, बेचना शुरू किया था 30 रुपए तक बेच दिया था सारा स्टॉक। ओ हाँ 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 हाँ, और वो बिग शॉट नहीं आई देगा। थिंक इट वाज ऑर्किड केमिकल्स। हाँ तो जब सर वो बेचने पे आएंगे तो वो पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं सर। दे हैव ऑल द फंड्स एंड मनी एंड पावर। बाकी डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो तो सर मैं कैसे गवर्नमेंट करूं उन पे। अच्छा, एक और चीज, ये जो एफ एंड में आप ये जो डेरिवेटिव्स है, लाइक बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, जी इसमें विदाउट हेजिंग क्या पॉसिबल है क्या मार्केट को ये कर पाना, प्रेडिक्ट कर पाना? बिकॉज मेरे को बहुत हार्ड लगता है। इवन इंडिविजुअल स्टॉक को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो फॉर अ वाइल, वॉल्यूम ये सारा, ये मतलब जो भी आप अपना एनालिसिस कर रहे हो उसके बेसिस पे, बट ये निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम इट सीम्स लाइक विदाउट हेजिंग उसमें पैसा बनाना इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर अ वाइल। सर आप उसको डायरेक्शनल ट्रेड कर ही नहीं सकते उसमें क्या? मैं कभी हेज नहीं करता सर। हेज तो आप हेज नहीं करते? नहीं, मैं नेकेड ऑप्शन बायर हूं सर। हेज करने का ओ, मतलब है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ ओनली, तो मैं ट्रेड ही क्यों करूं। इट मींस यू आर बीटा ईटर एंड समथिंग लाइक। हाँ, अगर सर देखो, अगर मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं अपने ट्रेड करने में, तभी तो मैं हेज कर रहा हूँ। हाँ, तो सर फिर जब कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं तो मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। ये कैसे, मतलब मेरे को एक पॉसिबिलिटी नहीं दिखता कि आप इतने सारे, जब एक जैसे निफ्टी है, इतने सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना है, कभी बैंक निफ्टी उसको ड्रैग करके ऊपर ले जा रहा है, आईटी उसको खींच दे रहा है नीचे। मेरे को तो एकदम अजीब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि सर वो कैसे प्रेडिक्ट करे सर उसको। सर you need to gain much more screen time experience to handle such things. अब मैं कल की बात करता हूँ, मैंने कल बैंक निफ्टी की कॉल दी थी 37,000 वाली। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 320 310। तो मैंने कोई हेज थोड़ा ना किया था। मेरा एक सिंपल सी रीडिंग बनी थी कि उसका एक रेजिस्टेंस है 996, उसके अबव जाएगा तो एक आएगा मूवमेंट। तो जैसे ही रेजिस्टेंस उसने क्लियर किया, आई बॉट द कॉल, नेकेड कॉल बाय की, और जो मेरा टारगेट आया तब उस कॉल वाज ट्रेडिंग अराउंड 420-30 समथिंग, 100 मतलब 100 पॉइंट्स का मोटा मोटा उसमें गेन आ गया था। परसेंटेज वाइज इफ आई टॉक 30% का एप्रिसिएशन आ चुका था इंटरडे। तो मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरी रीडिंग थी, मैंने ट्रेड किया। अब उसमें भी मैं हेज बनाऊं, ये करूं, तो सब ट्रेड करने का लॉजिक नहीं है। दैट्स टोटली माय पर्सपेक्टिव कि अगर मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं तो मैं ट्रेड ही क्यों कर रहा हूं फिर, और कॉन्फिडेंट हूं तो मैं हेज क्यों करूं। So either I will hit my SL or my targets. So आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि योर एसएल लॉस शुड बी मिनिमम, टारगेट्स प्रॉफिट्स जो आए आपको मैक्सिमम आए। तो आपकी रीडिंग, आपका टेक्निकल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए रीडिंग में, विद एक्सपीरियंस जो आएगा आपको विद टाइम, कि आप कर लोगे। हेलो सर। हाँ जी सर। सर बेस्ट इंट्राडे रहता है या स्विंग ट्रेड रहता है? सर ये तो सब पर्सनल चॉइस है आपकी। आप अगर फुल टाइम ट्रेडर आप फोकस कर सकते हो तो इंट्राडे भी बहुत अच्छा है सर। आप डेली स्विंग्स अगर आप मैनेज कर सकते हो, पूरा टाइम दे सकते हो मार्केट को, तो इंट्राडे बहुत अच्छा है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो देन यू हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड स्विंग ट्रेड्स। ओके सर, अगर इंट्राडे में बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहता है, 5 मिनट या 15 मिनट? सर आई प्रेफर 15 मिनट्स। अगर कोई न्यूज़ बेस्ड इवेंट या कुछ ऐसा नहीं है तो 15, अदरवाइज 5 मिनट्स कर सकते हो। अगर कुछ इवेंट बेस्ड है, जैसे रिजल्ट डे है, आरबीआई इवेंट है, आपको पता है कि हाँ इवेंट आएगा 5-10 मिनट में ट्रेंड सेट हो जाएगा, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी है, अदरवाइज 15 मिनट्स। और सर अगर हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है जी, तो उसका हम ड्रॉ डाउन कितना देख सकते हैं, अभी कितना ड्रॉ डाउन आ सकता है, कब तक हम उसको लिमिट करें? सर ड्रॉ डाउन तो हाउ टू एक्सप्लेन ऑन दिस पॉइंट कि आप कितना अपना ड्रॉ डाउन देख सकते हो।
I think 15 से 20%। कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड सर कर रहा हूँ तो अगर आप बिल्डअप कर रहे हो, अगर आप सिर्फ उसको टेस्टिंग फेज में रख रहे हो, तो आई वुड से कि 10-15% तक लिमिट रखिए। इससे ज्यादा तो सर अगर 15% ज्यादा ड्रॉडाउन दे रहा है तो सर वो तो फिर और भी जाएगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो गुंदीप सर। जी सर आपने जो इंट्राडे में स्ट्रेटेजी बता रहे ट्रेडिंग व्यू पे, उसमें सीसीआई का क्या सिग्निफिकेंस है? सर सीसीआई इज लाइक ब्रदर ऑफ आरएसआई। आरएसआई का बेसिक यूज ऐसा होता है ना, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन हम लोग चेक करते हैं, डाइवर्जेंस चेक करते हैं। हाँ। सो इट इज जस्ट सेम एज आरएसआई बट सीसीआई इज मोर प्राइस सेंसिटिव। तो इंट्राडे में आई प्रेफर यूजिंग सीसीआई क्योंकि उसमें जल्दी से एक आइडिया मिल जाता है मार्केट का ओवरव्यू का कि ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड हो रहा है। अच्छा, तो जैसे आरएसआई मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोलते हैं, अच्छा है। आप बोल रहे हो इंट्राडे में सीसीआई सीसीआई। सीसीआई इज ओके मोर प्राइस सेंसिटिव, दैट तभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। वो प्राइस के साथ ओके जल्दी कोरिलेट करके चल जाता है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर हेलो हेलो। हाँ जी सर। वेल फ्रॉम पाकिस्तान। जी सर इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं कुछ 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ें मेरे मेरे नज़दीक तो आप अगर आरएसआई और मैकडी और एक बड़ा स्लीक यूनिक इंडिकेटर है, आप तीनों को हाई हाई फ्रिक्वेंसी पे रख के यूज़ करें तो इंट्राडे में आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई इग्नोर ना करें। जी आपको क्या लगता है? सर बस ट्रेडिंग में इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। हाँ, ट्रेडिंग में आप बेसिक जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इमोशन साइड पे रख के ट्रेड करें तो मैं कहता हूँ आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग को सर अपने इमोशन साइड रख के बेसिक टेक्निकल्स फॉलो करने से मार्केट को ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है। हाँ, मार्केट में मैंने मोस्टली देखा है 2-3 साल में नुकसान तब होता है जब आप इमोशन में आ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, बस यहाँ से ऊपर जाएगा। आप देखें चार्ट क्या शो करवा रहा है, रेजिस्टेंस क्या शो करवा रही है, सपोर्ट क्या शो करवा रही है, आरएसआई कहाँ पे है, मैकडी कहाँ पे है। जब आप होप ट्रेड पे आ जाते हैं सर तब आपके लॉस होने शुरू हो जाते हैं कि आप होप में बैठे हो कि ये हो जाएगा, लेकिन आपके चार्ट आपको सपोर्ट नहीं करते उस बात के लिए। हाँ जी Yeah, सर। we'll take a couple of last questions and then we'll wind it up. ओके हाँ जी सर। हेलो सर। पूछिए। हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ हाँ आ रहा है। हाँ जी आ रहा है सर, हेलो बताइए बताइए। हेलो सर। हाँ जी सर आवाज आ रहा, बोलिए। शायद उनको हमारी हाँ आवाज नहीं आ रही है। उनको We'll हमारे। take next question. हेलो। हाँ जी तेजस जी बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स से ट्रेड करता हूँ। जी और जैसे आप बोल रहे हो कि हेज, मैंने भी कभी हेज किया नहीं है। नेकेड बाइंग होता है, एक तो पुट या कॉल, दोनों में से एक। जी और यूजुअली मैं 1 मिनट चार्ट पे प्राइस एक्शन पे करता हूँ, ओके स्विंग टू स्विंग बेसिस। जी पर अभी मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टोटल ट्रेंड जो होता है ना वो मैं कैप्चर कर नहीं पा रहा हूँ। जस्ट एक 1:1.5 1:2 होता है, तो उसके बाद 500-600 पॉइंट भी मार्केट जाता है, पर वो मैं कैच नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए अगर ट्रेंड फॉलोइंग अगर करना हो तो सर फिर हाँ आपने सर अपनी प्रॉब्लम खुद ही बताई सर, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। हाँ तो आप जहाँ वो 1 मिनट में क्या ऐसा आपको छोटे छोटे कैंडल्स विक्स जहाँ थोड़ा सा रिट्रेस करता है आपका बुकिंग आ जाता है आपके लिए। हाँ तो सर आप राइट टाइम फ्रेम बदलो, थोड़ा 15 मिनट ओके। पे आ जाओ, तब आप करके देखो आपको थोड़ा बड़े टारगेट्स राइट कर लोगे सर आप। पर उस टाइम पे हमारे एसएल भी ज्यादा देना पड़ेगा ना सर? तो सर प्रॉफिट भी तो ज्यादा ही आएगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो सर तो आपकी हाँ चांसेस ऑफ एक्यूरेसी भी ज्यादा है। आप 1 मिनट के ओके ट्रेड के हिसाब से आप 1 घंटे में पता चलेगा आपके पास 5 ट्रेड बनेंगे, 5 ट्रेड में कितनी एक्यूरेसी रहेगी मुझे नहीं आइडिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है आपको सिर्फ 1 ट्रेड बने, बट उसकी राइट चांसेस ऑफ एक्यूरेसी कितनी हाई है फिर। बराबर। तो सर आप अपना सो टाइम नंबर फ्रेम, ऑफ ट्रेड्स कम बनेंगे पर टारगेट ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाओगे आपकी ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, आप ये डायरेक्टली ओके प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, आप ये देखो। चलेगा, ओके थैंक यू। इसमें एक और प्रॉब्लम आता है सर कि जी जैसे स्पॉट में मान लो मैंने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपना स्पॉट पे डिफाइन किया जी और मुझे टारगेट 500 पॉइंट का दिख रहा है, जी
अब सर वो 200 पॉइंट जब पहुंचता है तो उसके बाद से ऐसा तो है नहीं कि 500 पॉइंट सीधा चला है, तो बीच में क्या होता है कि 100-150 पॉइंट का एक रेड कैंडल रिट्रेस आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि सर वो प्रॉफिट बुक करना पड़ता है और फिर वो वहां से चला जाता है ऊपर, तो जो सेकंड जो मूव होता है वो मूव छूट जाता है जी। तो फिर वो जैसे अब हमने जब ट्रेड लिया था तब तो सोचा था कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 या 400 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, बट एक्चुअल में होता क्या है कि वो 200 पॉइंट ही मतलब ले पाते हैं। सर अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो हमेशा तो मैं ये कहूंगा कि जहां आपका 1:1 1:2 ट्रेड हो गया, भले ही आपका टारगेट 1:10 हो, तो एटलीस्ट आप अपना प्रॉफिट कुछ तो कैप्चर कर लो एंड बाकी राइड करो, ठीक है? क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे वो प्रॉफिट आपका है नहीं। आप 1 लाख का M2M देख के फिर लॉस में बंद करो अकाउंट तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो प्रॉफिट आपका नहीं हुआ। सेकेंडली, अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी है तो जहां पे आपको जो मैं कहता हूँ रिजेक्शन एंड रिजम्पशन ऑफ द ट्रेंड देखते हैं, तो अगर आपको रिजेक्शन लग रहा है आप बुक कर लो। जहां आपको रिट्रेस होकर वापस रिज्यूम होता हुआ लग रहा है ट्रेंड, अगर आप इतना एनालाइज कर पा रहे हो मार्केट को अच्छी तरह, तो जहां रिज्यूम हो रहा फिर ही एंट्री करिए सर, अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर दो। ओके। हेलो सर। जी सर। सर एक्चुअली मैं बिगनर हूँ जी, उड़ीसा से हूँ। हाँ जी सर। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, मैं अभी SIP चल रहा है मेरा, जस्ट जी। मैं 2-3 महीने में अभी दोस्त लोग जो कर रहे थे ट्रेडिंग या स्टॉक में, वही मैं देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। एक्चुअली एक बिगनर के लिए क्या क्या चाहिए मैंने लर्निंग स्टेज में, और कहाँ से मतलब सपोर्ट कहाँ का मिलेगा, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं? यूट्यूब तो है ही सर आज की तारीख में तो सर आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, जी। बेसिक्स जीरोधा वर्सिटी है, जी यूट्यूब है, जी आपको सर सर। कहीं से भी आपको जो बेसिक आपके अंदर बस क्या नहीं, कहते हैं, एक्चुअली सर सब तो प्लेटफॉर्म ही है, मगर सर गाइडेंस वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, मतलब कैसे क्या, मैं किसको आगे पहले स्टॉक देखूं या ट्रेडिंग देखूं या पहले SIP चल रहा सब ETF पहले करूं, तो क्या है? पहले पहले आप अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो पहले आप बेसिक समझो ट्रेडिंग के, सपोर्ट जी सर। रेजिस्टेंस जी कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ पे आप जी क्या कर सकते हो, बेसिक सिर्फ इक्विटी पे आओ, F&O ये सब जी चीज़ें सर। अभी दूर की हैं। आप जी सर। बेसिक चीज़ें समझो पहले कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो बेसिक चीज़ों से शुरू करो। ऑप्शंस क्या होते हैं, जी फ्यूचर्स क्या होते हैं, सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करता है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। मेरे पास आज भी लोगों का आता है कि व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो जी जी बेसिक जी चीज़ें जहां आप करोगे पहले आप उन सब पे फोकस करो तो आप आगे बढ़ो। सीधा 5th स्टेप पे ना हो, आप फर्स्ट स्टेप से शुरू करो। नहीं सर, वो वही तो फास्ट स्टेप आप, तो जाना ही हाँ, है। आप पूछो कहाँ से गाइडेंस है। गाइडेंस तो सर यू हैव टू चूज योर ओन मेंटोर। मैं कैसे रिकमेंड करूँ? अब हमारे आनंद सर हैं, मुझसे भी ज़्यादा सीनियर है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास जी मोर देन जी 100 वीडियोस हैं यूट्यूब पे। आप इनका जी सर। चैनल देखो, उस पर आपको बेसिक सारी जितनी कहते हैं बेसिक नॉलेज आपको चाहिए एज अ लर्नर, आपको सब मिल जाएगी। जी सर। और सर ये एक्चुअली SIP जो जा रहा था, ETF करना है क्या? जैसे दोस्त लोग बोले ETF भी करो, अगर अभी तक को SIP चल रहा है तो देखिए कर लो। देखिए आप एक चीज पे डिसाइड कर लीजिए किस पे फोकस करना है, एक चीज पे अगले 6 महीने के लिए। और सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट अपना बनाइए आप जीरोधा का जो वर्सिटी है। जी सर। पढ़ाई लिखाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहां से आप चूज करिए कि आपको 6 महीने अगला क्या करना है। जो भी आपको करना है, आपको कैश करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, या जो भी करना है, एक चीज डिसाइड करिए, क्योंकि शुरू में आप बहुत चीजों में फोकस नहीं कर सकते हो। और जीरोधा वर्सिटी से आप चालू करिए। जी और जी जब एक बार कोई टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे, बेसिक समझ में आने लगे, जब आप पेन और पेपर के साथ उसको खुद से ड्रॉ कर पाओ, कोशिश करो कि किसी और को समझा पाओ, जी तब आप सर। वीडियोस भी देखना चालू करो। और हर टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियोस दिए हुए हैं, शायद 10 देखोगे तो 2 आपको अच्छे मिलेंगे, 8 आपको खराब मिलेंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा और वहां से आप चालू और करो। उसमें आपको कितनी जी चीजें सर। होंगी, मल्टीपल टॉपिक्स पे मत जाओ, एक। एक चीज पे फोकस करो, आपको 10 चीज देखो, उसमें आपको अपने मतलब की 2 चीज समझ आएंगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आप हर चीज कर पाओ, जी कोई भी बंदा हर चीज नहीं कर सकता। आप अपने हिसाब से चीजें अडॉप्ट करो कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चलिए। मार्केट से बहुत है, मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, तो आप उसमें आराम से फोकस करिए। कोई कल बंद नहीं हो जाएगी कि मैं मिस आउट कर जाऊंगा।
मार्केट बहुत है अभी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Hi Anand sir, hi Guneet हाँ sir. जी, हाँ जी। So my question is related to you guys both trade systematically and you use algos. I'm pretty sure. So what are your views about the recent changes, like which SEBI is going to bring or proposal to bring changes? What do you think एल्गो about that? ट्रेडिंग Yep. सर सी एक्चुअली इट्स जस्ट सर, इसमें तो अभी सिर्फ पेपर आया, अभी तो ना हम लोगों को अभी कुछ प्रॉपर लॉ भी नहीं आया, आने दीजिए, अभी डिस्कशन है। बाकी सर आनंद सर ने कहा है कि ही विल बी डूइंग अ सेपरेट स्पेस ऑन दैट, तो लेट्स वेट फॉर दैट, जिसमें कुछ प्रॉपर एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं तो नहीं हूँ। Okay. So this space, can we ask something related to systems only? Because I myself wanted to, I'm quite young, so I myself wanted to shift to systems totally. And any suggestion on, I'm learning Python right now for doing that, but what else should I do, or how should I go into that direction? आनंद सर आप बताइए इस बारे में। मैं एक काम करेगा हर्ष जी, मैं भी एल्गो ट्रेडिंग नहीं करता हूं और गुंदी भाई साहब भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली, आप मुझे आरएम बोल रहा हूँ, आप मुझे डीएम करिए, मैं 3-4 लोगों के कांटेक्ट आपको दे देता हूँ। एक जैसे संदेश अग्रवाल है, एक बाय द डिप है, एक आपको पवन है, ऐसे कई लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कहाँ से क्या क्या सीखना है। पाइथन आपने अच्छा किया स्टार्ट करा है, और आगे क्या क्या करना है वो वही लोग बता पाएंगे, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं है। मैंने भी कभी नहीं तो किया। अगर आप एमबी ब्रोकर से करना चाहते हैं तो आप एमबी ब्रोकर में गुंदी भाई साहब आपको बता देंगे। एल्गो तो मैं सर किसी में भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो सब मैनुअली पंचिंग वाला बंदा हूँ। मैं तो सर लाइक आई सेड कि मेरे पास एक ही काम है, वो है ऑर्डर पंच करना, तो उसको भी ऑटोमेट कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा दिन भर फिर। True, sir. So as a beginner, for a beginner who's been in market since 6 months, so आप recommend करते हो कि should we spend some screen time or should we just automate Not the some, process? sir, you should need more of screen time. सर देखो, स्क्रीन टाइम गेन करने से जो आपको मिलेगा ना, वो एल्गो ट्रेडिंग या कहीं से नहीं मिलेगा। एल्गो में सर आप जो स्क्रीन देख के जजमेंट जो आपको आता है वो कहीं पे नहीं आएगा सर। बाय द एक्सपीरियंस आप कितना जगह आप खुद से डिस्क्रिप्शन यूज करके अपना जजमेंट से अपने ट्रेड्स को कर सकते हो। एल्गो इज नथिंग, इट्स क्रिएटेड बाय यू ओनली, लेकिन आपको भी पता है कि वो कहाँ पे कब तक रिएक्शन करेगा, मैं उससे पहले रिएक्ट कर जाऊंगा। तो आई वुड से स्पेंड सम स्क्रीन टाइम, गेन सम स्क्रीन एक्सपीरियंस। एल्गो शुड बी योर लास्ट थिंग कि हाँ, जब मैं सब कुछ समझ जाऊं तो मैं एल्गो को उसके हिसाब से एडजस्ट करूं। आप पहले एल्गो कर दो, बाकी स्क्रीन टाइम बाद में गेन कर दो। आई थिंक यू शुड डू ऑपोजिट। Okay. And what about back testing? कि even before बैक टेस्ट screen सर, time आई also? वुड से बैक टेस्टिंग कुछ नहीं करती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बैक टेस्टिंग इज नथिंग। बैक टेस्टिंग डजंट इंक्लूड योर इमोशंस, बैक टेस्टिंग डजंट इंक्लूड योर डिस्क्रिप्शंस, लाइव जजमेंट्स। बैक टेस्टिंग से सर कुछ, सर बैक टेस्टिंग में आप ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी एक XYZ बाय सेल स्ट्रेटेजी उठा लो, सब 60-70% एक्यूरेसी दिखा रहे होंगे। एनी यू कैन चेक। तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव मार्केट आज में आप क्या करते हो वो मायने रखता है। तो सर डोंट गो बाय बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं फर्क पड़ता। Any last comments you have, गुंदी भाई साहब? सर आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि मार्केट में एंजॉय करना है सबको। इट्स नॉट हियर, ये कोई रैट रेस नहीं है। यू आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, तो यू आर जस्ट हियर टू मेक मनी एंड एंजॉय। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे एंजॉय करो, इजीली चलो एंड फोकस ऑन योर बेसिक्स। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज इन सब से कुछ नहीं होता, और पीसफुल माइंड से काम करना है, क्योंकि इन आर्ट बिजनेस जो ट्रेडिंग है, ब्रेन ही हमारा मेन टूल है। तो इसको जितना स्ट्रेस दोगे तो उतना ही हमारे लिए, अपने लिए प्रॉब्लम इश्यूज है। सो वी शुड फोकस ऑन बेसिक्स और पूरी काम करिए, कोई इसमें रश नहीं है। मार्केट मुझसे पहले भी चल रही थी, मार्केट मेरे बाद भी चलेगी। एंड डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गो विद द फ्लो एंड एंजॉय। दैट्स इट। Okay. Thank you so much. We'll end it here. Thank you, Anand sir. Thank you so much.